आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। किशनगंज से बड़ी खबर आ रही है। मंदिर में मां काली की प्रतिमा को तोड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, किशनगंज से मंदिर में मां काली की प्रतिमा को तोड़ा गया। असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लहरा चौक के पास की घटना है। खबर है कि पुलिस ने एक आरोपी को भी पकड़ लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंदिर में प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर एक बड़ा बवाल यहां देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं काफी गुस्से में हैं। मां काली की प्रतिमा थी जिसे तोड़ा गया और असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और यह लहरा चौक है जहां पर यह घटना घटी है, जहां पर मां काली का मंदिर है, मूर्ति तोड़ी गई है और पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, क्या बताया है, कौन सा असामाजिक तत्व था और कितने लोग थे जो कि मंदिर तोड़ रहे थे या फिर जो मां काली की प्रतिमा थी उसे नुकसान पहुंचा रहे थे? जी देखिए, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील मामला था, इसलिए मौके पर तुरंत एसडीओ, एसडीपीओ सभी वरीय अधिकारी पहुंच गए और जो उग्र जो जिसके द्वारा तोड़ा गया था वो मौके पर नहीं था। कोई असामाजिक तत्व बताया जा रहा है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय अधिकारी ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है और लोगों को समझा बुझाकर तत्कालीन शांत किया। क्या बताया जा रहा है? युवक का नाम क्या है? युवक का नाम अभी खुलासा नहीं कर रही है पुलिस, उसको रखी है अपने नजर में, उसको अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है। जहां लहरा चौक की बात की जा रही है, लहरा चौक कैसा इलाका है, जरा बताइए कि कौन कौन से समुदाय के लोग यहां रहते हैं? लहरा चौक बेसिकली वहाँ दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्थिति थी, वहाँ पे हिंदू संगठन के जो लोग थे वो लोग पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जो तत्कालीन वरीय अधिकारी पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर तत्कालीन बोला और एसडीओ के द्वारा कहा गया है कि वो जो पत्थर की मूर्ति वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर स्थापित की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। प्रशासन जरूर इस मामले को अभी ये कह रही है कि कहीं कोई तूल ना दे, इसलिए प्रशासन ने कहा है कि भाई वो मंदिर में जो मूर्ति है उसे और भी बेहतर तरीके से स्थापित करें। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि किसने मंदिर में जो मां काली की प्रतिमा थी उसे तोड़ने की कोशिश की, असामाजिक तत्व कौन थे, कितने लोग थे और क्या पूछताछ में अभी तक पता चला है, ये सारी बातें अभी जांच के दायरे में हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जमुई के गिद्धेश्वर जंगल से 2 हार्डकोर नक्सली पकड़े गए हैं, जिनके पास से AK-47 SLR और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पिंटू राणा और करुणा के खिलाफ बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई मामले दर्ज हैं। पिंटू राणा पर बिहार सरकार ने 1 लाख जबकि झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। वहीं करुणा पर बिहार में 50 लाख जबकि झारखंड सरकार ने 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पिंटू राणा और करुणा पति पत्नी बताए जा रहे हैं। पिंटू राणा पर 72 और करुणा पर 33 मामले दर्ज हैं और एसएसपी ने बताया कि गिद्धेश्वर जंगल में सर्च ऑपरेशन में जिला पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ और एसएसबी की टीम शामिल थी। निशानदेही पर उक्त पहाड़ व गिद्धेश्वर के जंगली क्षेत्र में एसटीएफ, जिला बल, सीआरपीएफ, एसएसबी एवं कोबरा का संयुक्त ऑप्स प्लान तैयार किया गया। उक्त कार्य योजना के तहत संयुक्त ऑप्स संचालित किया गया। सर्च के क्रम में उक्त हार्डकोर माओवादी के छुपाकर रखे अत्याधुनिक अग्निशस्त्र, एक AK-47, एक SLR एवं AK-47 का 159 गोली, SLR का 88 राउंड गोली बरामद किया गया। उधर गया में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने हार्डकोर श्रवण यादव और अनिल भारती को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से AK-47 राइफल, 183 कारतूस, डेटोनेटर, वॉकी टॉकी समेत कई सामान बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने इमामगंज के भदवर इलाके में छापेमारी की थी, जहां से नक्सलियों को पकड़ा गया। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने यूपी में स्वर्ण व्यवसायी अपहरण कांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलो 208 ग्राम सोना बरामद किया गया। साथ ही कुख्यात पिंटू सिंह को पकड़ा गया है, उसके पास से 2 अवैध राइफल मिले हैं। पिंटू सिंह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और उसकी कई बसें चलती हैं। उसे अपने घर से उसे गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि पिंटू सिंह पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। और पुलिस ने इनके संलिप्तता के आधार पर
जो गोल्ड ज्वेलरी है जो कि उस ज्वेलर से छीन ली गई थी उसको भी बरामद किया है। इसके अलावा इन लोगों ने उस ज्वेलर को जिसको इन्होंने किडनैप किया था उसको छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की रैंसम कॉल की भी मांग की थी, जिसको भी बरामद कर लिया गया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में लगातार खुलासे हो रहे हैं। टेरर मॉड्यूल के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर आईएसआई तक जुड़ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। एनआईए अब हर लिंक की जांच करेगी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की होगी संपूर्ण जांच। टेरर मॉड्यूल के हर लिंक को खंगालेगी एनआईए। पटना टेरर मॉड्यूल की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरह से इस मामले की शुरुआती तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे जिसको देखने के बाद, जिसको खंगालने के बाद इतना स्पष्ट तौर पे पता चल रहा था कि इस मामले में पाकिस्तान समेत विदेश के कई ऐसे संदिग्ध आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आ रही है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर ग्रीन सिग्नल दिया और एनआईए को इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सौंप दिया गया है। इधर पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ताहिर के पास से आईएसआई से जुड़े लोगों के नंबर मिले हैं। आईएसआई के एजेंट से ताहिर की बातचीत होती थी। ताहिर 2 लोगों के संपर्क में लगातार था। पाकिस्तान में 2 लोगों से बातचीत करता था ताहिर। फैजान और जैन नाम के शख्स से होती थी ताहिर की बात। 2023 में डायरेक्ट जिहाद का प्लान था। ताहिर जिहादी प्लान का अहम हिस्सा था। ये भी जानकारी आई है कि फुलवारी शरीफ से गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर मरखोर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, जिस पर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप का कवर था। मरगूब के जरिए 2023 में सीधा जिहाद की मुहिम चल रही थी। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। यह साफ हो चुका है कि पटना के फुलवारी शरीफ से आतंक की बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब तक पूरी साजिश के तार विदेश से जुड़ रहे थे, लेकिन अब इसके तार आईएसआई से जुड़ रहे हैं और आईएसआई ने ऐसा जाल बुना था जिससे बचना मुश्किल था, लेकिन एसआईटी ने आईएसआई के ट्रैप को ही ट्रैप कर लिया। आईएसआई से जुड़े फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के तार। आईएसआई ने रचा हनी ट्रैप का जाल। ये है फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर, जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिले थे। अब इसके तार आईएसआई से जुड़ रहे हैं। इस ताहिर को बचाने में पाकिस्तान तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ताहिर के तार को खंगाल रही एसआईटी की टीम को हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एसआईटी ने आईएसआई के जाल को ही ट्रैप कर लिया। गजवाए हिंद और पीएफआई मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम के एक सदस्य को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और ये कोशिश जो है पाकिस्तान में बैठे आईएसआई की एजेंट जो है उसके द्वारा किया गया। बताया ये जा रहा है कि हनी ट्रैप करने की कोशिश करने वाली जो महिला है उसका नाम इलिसा है और यह महिला जो है वो मरगूब को पहले ट्रैप कर रखी है और उसी के जरिए जो है मरगूब के जरिए भारत में विध्वंस फैलाने की कोशिश लगातार कर रही थी। आईएसआई जो है वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही यह इस बात की जानकारी आईएसआई के कान तक पहुंची कि मरगूब एसआईटी के गिरफ्त में है, एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके तमाम प्लानिंग जो है वो उसका पटाक्षेप कर दिया है। जाहिर है ताहिर को बचाने में जुटा पाकिस्तान। एसआईटी के एक सदस्य के हनी ट्रैप की कोशिश। पाकिस्तान के नंबर से आया था कॉल। आईएसआई का बताया जा रहा है नंबर। इधर फुलवारी शरीफ जिहादी ट्रेनिंग मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा अतहर परवेज से पूछताछ में हुआ है। खुलासा ये कि 12 जुलाई को पटना में बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। पीएम मोदी के दौरे के दिन होना था ये प्रदर्शन।
तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में प्रदर्शन की साजिश रची गई थी। पीएफआई और एसडीपीआई के बैनर तले हंगामे की साजिश थी। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नामक एक शख्स के संपर्क में भी था और गजवाए हिंद के मंशा से भारत में साजिश रच रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न का माहौल है। पूरे बिहार में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी के नेता आदिवासियों के गांव में दिए जला रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी कार्यालय के नजदीक मंदिर में बीजेपी नेताओं ने दिए जलाए, आतिशबाजी की और इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी में ही संभव है कि चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू के जीत के बाद बीजेपी के नेता लगातार जश्न मना रहे हैं। कल भी दोनों डिप्टी सीएम ढोल नगाड़े के साथ सड़क पर उतरे और आज देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा बीजेपी कार्यालय के बाहर ठीक मंदिर के सामने अभिनंदन के लिए दिया जलाया जा रहा है और बीजेपी के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी में दिए जलाए जा रहे हैं और यह जो अभियान है पूरे बिहार में कई जगह पर, कई जिलों में जहाँ खास तौर पर आदिवासी समुदाय के जो नेता है वो वहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं। देखिए जो बीजेपी की महिलाएं हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर जो है वो साथ में रखी है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये आपको दिखेगा कि कोई चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई आदिवासी की बेटी इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वह अवसर प्रदान किया जिसमें एक सामाजिक रूप से जो कमजोर राजनीतिक तबका था उसको देश के सर्वोच्च पद पे उस तबके के प्रतिनिधित्व करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को उस पद पर विराजमान कराया गया। और खास तौर पर अब बीजेपी के द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं उन लोगों के बीच में मैसेज देने की कोशिश में है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर में पुलिस वाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। सरायरंजन थाने की पुलिस एक नाबालिग आरोपी को कमर में रस्सा बांधकर मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाई। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे लेकिन किसी ने नाबालिग के कमर से रस्सी हटाने को नहीं कहा। जब सरायरंजन थाने के पुलिस अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो वे कुछ भी बोलने से बचते रहे। वहीं वकील का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के आरोपियों को ना तो हथकड़ी लगाई जा सकती है ना ही रस्सी से बांधा जा सकता है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, एकदम गैर उचित है। किसी भी बच्चे को जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको किसी भी तरह का बंधन नहीं करना, ना हाथ में ना कमर में कोई रस्सी नहीं बांधना है, कोई हथकड़ी नहीं लगाना। पूर्णिया की एक महिला ने कड़े संघर्ष के बाद दरोगा की परीक्षा पास की। पति ने पढ़ाई रोकने की कोशिश की लेकिन महिला ने उनकी बात नहीं मानी। बात तलाक तक पहुंची और इन सबके बीच उसने दरोगा की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। पिछले दिनों बिहार में दारोगा का रिजल्ट आया है। पूर्णिया की एक ऐसी बहू दारोगा बनी है जिसकी कहानी खुद में मिसाल है। नाम है ब्यूटी। पति ने जब तलाक की अर्जी दी तो सबसे बड़ी समस्या थी 2 बच्चों की परवरिश। लेकिन ब्यूटी ने आपदा को अवसर में बदला। ससुराल वालों के ताने तक सुनी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। शिक्षा को हथियार बनाकर ब्यूटी ने सबको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। दारोगा परीक्षा की तैयारी की और सफल होकर अपनी काबिलियत साबित भी की। जी, पढ़ाई में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था और मैं जब पढ़ना चाहती थी तो बोलते थे तलाक देंगे, पढ़ाई को छोड़ो, पति को चुनो या नौकरी को चुनो। लेकिन पहले मैंने पति को ही चुना था 2015 में, लेकिन जब उन्होंने दोबारा मुझे धोखा दिया तो फिर मैंने 2020 में मैंने पढ़ाई को चुना। जब पति से सहयोग नहीं मिला तो ब्यूटी ने अपने दम पर कुछ करने की ठानी। इसी बीच दारोगा की वैकेंसी निकली तो ब्यूटी को नया मौका मिल गया। पढ़ाई कर सबको जवाब देने का यही जो समय था। हालात मुश्किल थे, ऐसे में ब्यूटी को पीएम मोदी का आपदा को अवसर में बदलने वाला मंत्र याद आ गया।
पूरी लगन से तैयारी शुरू की, जिसमें कई लोगों का सहयोग भी मिला। मेरा एक सपना था पहले से ही कुछ बनने का, और मैं ज़्यादा बीपीएससी मेरा ड्रीम रहा है। तो उस ड्रीम को मैं उस तलाक के दौरान मोदी जी बोलते हैं। संघर्ष के दौरान ब्यूटी को कई लोगों का सहयोग मिला, जिनमें उनके ट्रेनर राजीव कुमार भी शामिल हैं। कड़े संघर्ष के बाद ब्यूटी न सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल कर पाई, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पटना जू में 2 महीने पहले 4 शावकों का जन्म हुआ और 24 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के मौके पर सभी का नामकरण किया जाएगा। चारों शावकों पर पूरी नजर रखी जा रही है और यहां पर पटना जू का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। पटना जू में जन्मे 4 नन्हे शावकों का जल्द ही नामकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के मौके पर चारों नन्हे शावक का नाम रखा जाएगा। 2 महीने पहले पटना जू की बाघिन संगीता ने 4 नन्हे शावकों को जन्म दिया था। हालांकि चारों नन्हे शावक स्वस्थ हैं और अपने मां के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पटना जू में नन्हे शावकों का जन्म हुआ है। इससे पहले भी 2012 में एक साथ 3 नन्हे शावकों का जन्म हुआ था। हालांकि तीनों नन्हे शावकों की जान चली गई थी। उसके बाद 2017 में भी 4 नन्हे शावकों का जन्म पटना जू में हुआ था। हालांकि 4 में से 3 नन्हे शावक की मौत हो गई थी। एक जो शावक बचा हुआ था वो अभी भी पटना जू में आकर्षण का केंद्र रहा है। अभी जो 4 नन्हे शावक जन्म लिए हैं, जैसे कि मां संगीता है, पहली बार वो मां बनी है और 4 नन्हे शावकों को उसने जन्म दिया है। संगीता को चेन्नई के एक जू से पटना जू लाया गया था और संगीता पहली बार मां बनी है। 4 नन्हे शावकों को उसने जन्म दिया है और चारों नन्हे शावक स्वस्थ हैं। सीसीटीवी से लगातार 24 घंटे उसकी निगरानी की जा रही है और उसे देखा जा रहा है कि चारों नन्हे शावक फिलहाल कैसे हैं। हालांकि स्वस्थ हैं और 29 जुलाई को चारों नन्हे शावक का नामकरण किया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।